Hello, my dear students. As all of you know, we started the chapter 3rd of Vista's Journey to the End of the Earth. We have done near about half part of this chapter. I have uploaded 3 videos. This is the 4th lecture of this topic. इस चैप्टर का आपका ये 4th lecture है. I have taken 3 lectures. In the first lecture, we discussed introduction and read out the first part of the chapter, introduction of the chapter. In the second part, we read out the part of history, and in third lecture we read out human impact, half part of history and half part of human impact. If you have watched these videos, यू आर गेटिंग वट एम सेइंग. अगर आपने वो 3 वीडियोस देखी हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन different parts. In that, Tishane Doshi, who is the writer of this chapter, she described in the starting, she described the journey from where she started and how did she reach there. Then she started to correlate Antarctica. The journey to the end of the earth it refers to Tishane Doshi's journey to Antarctica. End of the earth, that refers to Antarctica. Okay, it is situated at the south pole. That's why it is considered the ending point of the earth. Then what she says, she described, I was so surprised after reaching there because I was surprised after thinking that there was a time when India and Antarctica both were the part of same landmass. And now if I am observing, then those are totally different. Antarctica, it's a fully ice covered area, and India is having different climate from Antarctica. So I was so surprised. There was a time when Antarctica was a warm place and India and Antarctica both were the part of same landmass. Then she started to tell the reader. उसके बाद वो रीडर को बताना शुरू करती है how it happened, how it was when in the past Antarctica was the part of him, India was the part of Antarctica and both of them part of Gondwana. कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका दोनों गोंडवाना के पार्ट थे. आई डिस्क्राइब द होल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ देन मैप डिस्क्रिप्शन अ लिटिल बिट. देखो मैंने थोड़ा सा आपको जो है वो सर्कल बना के समझाया भी था सारा. देयर इज द पर्टिकुलर व्हाट आई वांट टू से, देयर इज अ ग्रेट नीड टू वॉच दीज वीडियोस, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टेल यू. आज मैं इस चैप्टर में आपको जो पढ़ाने वाली हूँ बेटा, अगर आपने पहले वाली चीजें नहीं पढ़ी हैं देन यू कांट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सकते. ठीक है, तो उनको एक बार देखना बहुत जरूरी है. फर्स्ट पार्ट में देखिए थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. ओनली फॉर 5 to 7 minutes, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बेटा. ठीक है, इन द रिवीजन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड वही 9 टाइम जोन्स वाली बात है जो आपने बार बार आप वो कर रहे हो कि इसने जो है 9 टाइम जोन्स को कवर किया, 3 चेक पॉइंट्स को कवर किया. ठीक है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को कवर किया एंड मैनी इकोस्फीयर को कवर किया एंड देन शी रीच्ड अंटार्कटिका. वो कहाँ पहुंच गई? अंटार्कटिका पे पहुंच गई. आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका शी वाज सरप्राइज्ड आफ्टर थिंकिंग दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका बोथ वर द पार्ट ऑफ ए सेम लैंड मास. ये सोच के कि एक देयर वाज अ टाइम, एक बार ऐसा भी टाइम था जब इंडिया और अंटार्कटिका जो थे वो एक ही उसके लैंड मास के पार्ट थे, अंटार्कटिका. ठीक है, तो ये बात सोच के वो बड़ा सरप्राइज फील कर रही है. देन शी स्टार्टेड टू टेल द रीडर, फिर वो रीडर को बताना शुरू करती है हाउ इट वाज, कि वो कैसे था. पहले तो ये बताती है कि सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था. सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, द नेम ऑफ दैट कॉन्टिनेंट वाज गोंडवाना. ठीक है, गोंडवाना लेटर डिवाइडेड इन 4 कॉन्टिनेंट, इट वाज सेपरेटेड एंड देन 4 कॉन्टिनेंट फ्रेम्ड देयर एंड अंटार्कटिका इज वन ऑफ देम. उसमें से जो अंटार्कटिका है उन्हीं में से एक है. ठीक है, वो ये बात बताती है. देन शी डिस्क्राइब्ड हाउ वाज गोंडवाना एट दैट टाइम. उस टाइम पे अंटार्कटिका की बात कर ले या गोंडवाना की बात कर ले. ठीक है, कि वो कैसा था. अब उसके लिए उसने 2-3 वहां पे बातें यूज की कि इट वाज क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट था. देयर वाज नो ह्यूमन मार्क, वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग का मार्क नहीं था. ठीक है, द क्लाइमेट वाज वेरी वार्म. जो क्लाइमेट थी वो बहुत ज्यादा क्या थी? वार्म थी. ठीक है, फिर वो कहती है देन देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. वहां पे बहुत ज्यादा जो थे प्लांट्स और एनिमल्स थे. ठीक है, बहुत ज्यादा जो थे वो फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड
animals those were present there. So it was quite different. अब अंटार्कटिका पे देखें तो there are not a lot of animals, not a lot of plants. वहाँ पे बहुत ज़्यादा animals और plant नहीं है, तो ये बताती है वहाँ पे. Then she said that if we are going to Antarctica, वो ये कहती है कि अंटार्कटिका पे जा रहे, it means that we are going toward our पास्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड अवर हिस्ट्री. हम किसके पास जा रहे हैं? अपनी हिस्ट्री के पास जा रहे हैं, अपने पास्ट के पास जा रहे हैं. सी कंसीडर दैट बिकॉज व्हेन वी विल रीच देयर वी विल रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड. हमें जो है वो कॉर्डेलियन जो फोल्ड है उनकी इंपोर्टेंस के बारे में पता चलेगा. कॉर्डेलियन फोल्ड्स इट्स अ रेंज ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, ये वर्ड्स आपके मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं रीडिंग के टाइम पे, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ उनको देख लेना. कॉर्डेलियन फोल्ड्स. Then she also said that Cambrian granite shield and ozone and carbon effect of ozone and carbon, and beside that how Antarctica become a freezed area, कैसे वो जो है वो freezed area बन गया. तो वो सारे इफेक्ट हमें पता चलेंगे when we will go to Antarctica, जब हम वहाँ पे जाएंगे. Then she says that I was surprised because I belong to Madras sun worshipping. जो ये लास्ट पॉइंट था ना, लास्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, सन वर्शिपिंग जो है वो एरिया से बिलोंग करती थी. मीन्स वो कह रही थी, मेनली जो कहना चाह रही थी कि आई बिलोंग टू साउथ सन वर्शिपिंग एरिया, that is Madras. So I didn't observe such type of ice and such type of area before this, so it was quite surprising thing for me. मेरे लिए बिल्कुल ये क्या थी, surprising thing थी to see the 90% ice of the world at that place Antarctica. And I not only surprised for ice, beside that I was surprised to see the scene of that area. There were no trees, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे. There were no billboards, कोई साइन बोर्ड नहीं थे. बिलबोर्ड मीन्स वो क्या होता है बेटा, साइन बोर्ड. कोई ट्रीज नहीं थे, कोई बिलबोर्ड नहीं थे, कोई साइन बोर्ड नहीं थे, कोई बिल्डिंग नहीं थी. सो आई वाज सो सरप्राइज्ड. इस चीज से मैं बहुत सरप्राइज थी. ठीक है, फिर वो दूसरा सरप्राइजिंग, देखो सरप्राइजिंग का एक रीजन आइस का होना, सरप्राइज होने का दूसरा रीजन ये सारी चीजें ना होना. ठीक है, सरप्राइज का जो थर्ड रीजन था दैट इज जो रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे आइसोलेशन, देन क्वाइटनेस. जो वहां पे आइसोलेटेड एरिया और जो क्वाइट एरिया, completely that peaceful area, you can say that बिल्कुल जो है वो शांति से भरा हुआ. there was no disturbance, कोई वहां पे disturbance नहीं है. and disturbance before beside that there was no noise, कोई यहाँ पे वहां पे आवाज भी नहीं है. ठीक है, कोई क्या है, आवाज भी नहीं है वहां पे. एंड देयर वाज समटाइम्स देयर वाज द साउंड ऑफ अवलैंच और मेल्टिंग ऑफ आइस कर्व्स. जो आइस कर्व्स होती है उनकी मेल्टिंग की आवाज आती है या फिर जो अवलैंच की आती है. ठीक है, तो ये कुछ उसने बताया कि ये वहां पे आवाज है. अदरवाइज आई वाज सो सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग सच क्वाइट एरिया, इस तरह का जो है वो पीसफुल एरिया देख के. ठीक है, तो ये इसके सरप्राइजिंग के रीजंस हैं. देन लेटर शी सेज दैट, उसके बाद वो क्या कहती है, शी डिस्क्राइब्ड द स्टार्टेड द थर्ड पार्ट. यहाँ पे बेटा सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है कि वो कौन कौन सी चीजें देख के वहां पे सरप्राइज थी यहाँ पे. फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है. थर्ड पार्ट नेम इज ह्यूमन इम्पैक्ट. इसका नाम है बेटा ह्यूमन इम्पैक्ट. ठीक है, इसका आपका फर्स्ट वाले पार्ट का कोई नेम नहीं है, ओनली इंट्रोडक्शन इज गिवन. यहाँ पे सिर्फ उसका क्या कहे, आपकी जर्नी का थोड़ा सा उसने इंट्रो दिया है. ठीक है, सेकेंड पार्ट का नाम है पार्ट ऑफ हिस्ट्री. द नेम ऑफ दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, what is the name of second part, part of history, and what is the name of third part, human impact. And what did she say here, very you can say the true thing she said here, बड़ी सच्ची बात उसने बोली. the human existed on this earth 12,000 years ago. 12,000 साल पहले इंसान यहाँ पे आया है. एंड इन दैट शॉर्ट एंड व्हेन अर्थ एग्जिस्टेड, अर्थ की एग्जिस्टेंस कब की है, नियर अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो उसने कहा, लाखों करोड़ों साल पहले जो है वो अर्थ बनी. बट ह्यूमन बीइंग केम ऑन दिस अर्थ 12,000 ईयर्स एगो. 12,000 साल पहले आया है. एंड इन दिस शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड दे आर started to show their position on natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना पोजीशन शो करने लगे. ठीक है, दे स्टार्टेड टू बैटल ऑन दिस नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज, सो बैटलिंग ऑन दोज नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्टेड. ठीक है, कि वहां वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या है, लड़ना शुरू कर दिया उसने, बिकॉज दीज आर लिमिटेड. these are limited and human population that is increasing rapidly. Human population is increasing rapidly, so on those limited resources they started to show their position, and because of that now that very disputing situation started there. एक बहुत ही disputing situation वहाँ पे start हो गया.
ठीक है। उसके बाद कहते हैं नॉट ओनली दिस वन, द पर्टिकुलर नेगेटिव दैट इज नॉट फिनिश्ड हियर, द सेकंड थिंग्स ही आल्सो डिस्क्राइब्ड द कार्बन लेवल दैट इज इंक्रीज्ड ऑन द अर्थ एंड इट्स लेवल एट दैट हाईएस्ट लेवल, ये जो कार्बन का लेवल है इतने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया है, देन ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन that is started, the temperature of the earth that started to increase, ह्यूमन का जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। तो who did this, ये दोनों किसने किया, ह्यूमन बीइंग ने। तो अब यहाँ पे ह्यूमन का इम्पैक्ट ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही पैराग्राफ किया था थर्ड लेक्चर में, आज हमारा कौन सा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट से ही सेकेंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक। ना लिसन, देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम। आई टोल्ड यू दिस थिंग भी, क्लाइमेट चेंज वो हमारा क्या है, बहुत ही जो करंट में ज़्यादा डिबेट का टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट दिस टॉपिक, द टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हमारा सबसे ज़्यादा जो है डिबेट किए जाने वाला टॉपिक बन चुका है एनवायरमेंट पे, जितने भी डिबेट होते हैं। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, अब वो वहाँ पे कह रहा है, मतलब अपने मन में ही सोच रही है वो, क्या ऐसा कभी होगा, मीन्स ये सारे आप ये भी कह सकते हैं डिबेट के टॉपिक बनते हैं। क्या वेस्ट अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, ये पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होगी, तो उसे लग रहा है कि भी क्या वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड, कि गल्फ स्ट्रीम की जो गल्फ स्ट्रीम जो ओशियन से जो करंट उठ रही हैं वो क्या डिसरप्टेड हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, हो सकता है जैसे हम सब जानते हैं इससे वर्ल्ड का एंड भी हो सकता है, मे बी और मे बी नोट, भाई कुछ कहते हैं हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये डिबेटेबल टॉपिक हैं सारे, इधर वे चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे यू आर इन द फेवर और यू आर अगेंस्ट ऑफ दीज, चाहे आप फेवर में बात करें, डिबेट में हमेशा दो ही पार्टीज होती हैं, वन इज इन फेवर वन इज ए अगेंस्ट, देन चाहे कोई सा भी वे हो, अंटार्कटिका इज द क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल मीन्स क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डिबेट, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वर्ल्ड में जो है इस पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती, इट्स द ओनली प्लेस वेयर देयर इज नो ह्यूमन पॉपुलेशन, देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस रिस्पेक्ट में, इन सभी चीज़ों के रिस्पेक्ट में ये सबसे ज़्यादा क्या है, एंशियंट है, पुराना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन बट मोर इम्पोर्टेंटली, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पुराना भी है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो इसकी आइस कोर्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, आइस शीट हैं, उनमें कई जो है वो लाखों साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स क्या हैं, ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ के भी हम क्या जान सकते हैं, पास्ट को भी जान सकते हैं और आगे फ्यूचर भी, कि वो कितना मेल्ट हो रहे हैं, कितना क्या कुछ हो रहे हैं, ये भी हमें पता लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है बेटा, एक तो देखो क्वेश्चन यहाँ से ये निकल सकता है, वट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ अवर टाइम एंड वाई, ठीक है, कौन सा हॉटली डिबेटेबल जो टॉपिक है, दिस वन, क्लाइमेट चेंज, कौन सा है, क्लाइमेट चेंज, क्यों है, बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब इफ़ यू वांट टू स्टडी, एक पॉइंट यहाँ पे भी कि भी अंटार्कटिका क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंटार्कटिका, वाई अंटार्कटिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग द past or in that debate, then it's very important because its ice cores are having old carbon records, ठीक है। now if you want to study and examine the earth past present and future, Antarctica is the best place to go, very easy, ये बता रखी है मैंने आपको 2-3 बार लाइन। चलिए अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है, समझिए। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकोलस्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विच विल हेल्प them foster a new understanding and respect for our
प्लेनेट। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि सोकोलस्की पे जो था उसमें जो है वो काम करा। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द सोकोलस्की, जब मैं सोकोलस्की पे थी तो मैं उसी के अंडर जो है वो काम कर रही थी, उसी प्रोग्राम के अंडर, जिसका मेन एम सिर्फ यही था कि हाई स्कूल स्टूडेंट को उस एंडिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाना और उन्हें जो है इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये उसका क्या था, मोटिव था। क्यों? विच विल हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग। क्यों कराना ऐसा? जिससे उनके माइंड उनके अंदर जो है एक नई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फोस्टर होता है प्रमोट, ठीक है, उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग और एक नई रिस्पेक्ट अपने प्लेनेट के लिए बनेगी। पहला तो ये है क्या, दूसरा उसमें ले जाया किसको जाता है, ले जाया जाता है तो लेके क्यों, उनको क्यों लेके जाया जाता है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम अंडर विच हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर टेकन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर गिविंग देम educational opportunities so that a new understanding and respect regard their planet can be framed in their mind. चलिए, it's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green. तो कितने साल से चल रहा है ये प्रोग्राम? 6 साल से चल रहा है। Who is the head of this one? Canadian, the name of that Canadian is Geoff Green. Who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. भाई वो बड़ा फेड अप, टायर्ड ऑफ हिम, वेरी टायर्ड, बड़ा थक चुका है। कार्टिंग, कार्टिंग का मीनिंग होता है बेटा कैरिंग, CARRYNG, कैरिंग। सेलिब्रिटीज़ को ले जाके, रिटायर्ड पर्सन और रिच पर्सन को ले जाके, क्यूरियोसिटी सीकर्स को ले जाके वो क्या हो चुका है, बिल्कुल थक चुका है। रीज़न? बिकॉज दे गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट लग नहीं रहा कि वो आके हमारी जो है अर्थ के फेवर में कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है, कि कुछ उसके लिए हो रहा है, तो उसे कुछ प्रॉफिटेबल वो पर्टिकुलर प्रोसेसर लगा नहीं। विच स्टूडेंट ऑन आईसी ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि स्टूडेंट को ले जाना शुरू किया। स्टूडेंट ऑन आइस में जो वो ऑफर कर रहा है फ्यूचर जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन, और जो कि फ्यूचर जनरेशन के क्या बनने वाले हैं, पॉलिसी मेकर। भी पॉलिसी मेकर जो आज यंग जनरेशन, आगे वही तो मिनिस्टर्स बनेंगे, पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, कहीं ऑफिसर बनेंगे, वही तो आगे पॉलिसीज बनाएंगे। जो एट प्रेजेंट है वो कितने साल तक जिएंगे, तो वही हमारे फ्यूचर के क्या हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं। और दे विल गेट अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट दिस स्मॉल एज। वो ऐसी इंपॉर्टेंट और छोटी एज पे उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड दे आर एट दैट स्टेज वेयर दे कैन ऑब्जर्व, ठीक है, वो जहाँ पे वो सीख सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और वो सीख के उसके फेवर में क्या करेंगे, एक्ट भी करेंगे। सो ही स्टार्टेड टू लिव ऑल दीज एंड स्टार्टेड टू टेक स्टूडेंट्स ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे किसको ले जाना शुरू किया, स्टूडेंट्स को, ठीक है। मे बी यू गॉट दिस पैराग्राफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल। अब इसमें बताएगा वाई दिस प्रोग्राम बिकम सो सक्सेसफुल है। ये हर एक क्वेश्चन तो उसका पैराग्राफ का बेटा एक एक क्वेश्चन निकलता है, पेंसिल से साइड में लिख लिया करो। इसमें सीधा यही निकलेगा, व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, हु स्टार्टेड दिस एंड हु वर टेकन अंडर दिस प्रोग्राम प्रीवियसली, एंड व्हाट चेंज वॉज डन बाई कैनेडियन एंड वाई दिस चेंज वॉज डन। उसमें ही सारे क्वेश्चन आगे आपके इस पैराग्राफ के। चलिए, अब देखिए, द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का रीज़न ये नहीं है कि वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है साउथ पोल पे, ठीक है, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इससे अफेक्ट ना होना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ईजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very रियल। दिस इज़ द मेन थिंग, इट्स बिकम सक्सेसफुल। कि ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं बना कि साउथ पोल पे जाना इम्पॉसिबल था, ये सक्सेसफुल इसलिए बना, इट्स ईजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप, कि इट्स ईजी, ब्लेज होता है इट्स अनइम्प्रेस्ड, कि पोलर आइस कैप्स हैं उनकी जो वाइट शीट मेल्ट हो रही हैं, और जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो आइस कैप्स हैं उनके बारे में आप बिल्कुल भी इम्प्रेस ना हो, ये बहुत ईजी है, बिकॉज वी आर सिटिंग इन योर कम्फर्ट जोन। अब हम बात करें तो हम कैसे जोन में हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन में हैं। हमें अर्थक्वेक का फियर नहीं है, हमें स्टॉर्म का फियर नहीं है, हमें सुनामी का फियर नहीं है,
तो हमारा एरिया कौन से जोन में आता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई हम जब इतने उसमें कंफर्ट जोन में हैं अपने रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो हम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी विल नॉट बी इम्प्रेस्ड, वी विल रिमेन अनइम्प्रेस्ड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ठीक है, उससे इम्प्रेस ना हो। बट वैन यू कैन विजिबली, लेकिन हम जब रियल में खुद देखेंगे उन ग्लेशियर को पिघलते हुए, रिट्रेटिंग, मेल्टिंग, ठीक है, आइस सेल्स कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग का वही गिरना, फॉलिंग डाउन, ठीक है, आइस सेल्स को पिघल के गिरते हुए हम देखेंगे, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट इमेजिनेशन, इट्स अ रियल पार्ट एंड इट्स रियली अ थ्रेट। रियल में क्या है कि ये थ्रेट है। चलिए अब बात करते हैं अंटार्कटिका। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of diversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions, ठीक है, यहीं तक समझिए। अब वो वहाँ पे कहता है कि अंटार्कटिका क्यों है इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। भाई अंटार्कटिका को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं अर्थ के पास प्रेजेंट फ्यूचर के लिए, और बट वाई अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू नो रिगार्डिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम कैसा, बहुत सिंपल है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की क्या है, कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं, पॉपुलेशन तो है ही नहीं। सो इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। तो इसलिए ये परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने के लिए, हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिजल्ट्स, कैसे छोटे छोटे चेंजेस एनवायरनमेंट में बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। गॉट द थिंग। टेक द माइक्रोस्कोपिक, फिर वो एक एग्जाम्पल लेगा फाइटोप्लैंक्टन का। एक क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड व्हाई डिड द राइटर टू टेक दिस एग्जाम्पल, ठीक है, कि क्यों लिया एग्जाम्पल। एक छोटे से फाइटोप्लैंक्टन का ही एग्जाम्पल है, माइक्रोस्कोपिक वेरी स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन मेरीन ग्रास, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं फाइटोप्लैंक्टन का, आप यही वो जो है डेफिनेशन उठाएंगे कि वो ग्रास जो कि पूरे समुंदर को नरिश करती हैं, उसे जो है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, एंड सस्टेन कीप द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन, और पूरे सदर्न ओशन की जो फूड चेन है उसको सस्टेन करके रखती है, बैलेंस करके रखती है। कौन? फाइटोप्लैंक्टन ग्रास, प्लांट, स्मॉल प्लांट यू कैन से दैट। उसे और बताता है दी सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि ये स्मॉल प्लांट, ये छोटे छोटे प्लांट, सिंगल सेल्ड प्लांट से सन की एनर्जी को क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, एसिमिलेट यूज, सन एनर्जी को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और भाई सिंथेसिस करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, एंड इट्स सो वंडरस, ठीक है, बड़ा हैरान कर देने वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब तो वंडरस है ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी फैमिलियर विद द फोटोसिंथेसिस, इवन चाइल्ड ऑफ अ फर्स्ट क्लास नो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो, लेकिन सरप्राइज थिंग ये है कि भी फाइटोप्लैंक्टन कैसे अपनी इस प्रोसेस से अपना फूड पूरे जो वो है सदर्न ओशियन है उसकी फूड चेन को वहाँ पे बैलेंस करके रखता है। ये वंडरस थिंग है, ठीक है। पूरी कार्बन को बैलेंस करके रखता है, जितनी भी वहाँ पे जो कार्बन है उसके सिस्टम को, उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी परसेंटेज को कैसे बैलेंस करके रखता है। बट साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन साइंटिस्ट हमें बार बार वॉर्न कर रहे हैं कि अगर फर्दर मीन्स मोर यू कैन से आगे और भी अगर डिस्ट्रक्शन हुआ ओजोन लेयर में, जो उसमें ब्लैक होल है, देन हु विल बी अफेक्टेड, फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटीज मीन्स फोटोसिंथेसिस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन दैट विल बी अफेक्टेड, अफेक्ट होगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द, अब एक देखो क्या अफेक्ट हुआ, फाइटोप्लैंक्टन, उससे कौन कौन इफेक्ट होगा, देखिए, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स। मैरीन एनिमल्स भी जो इसको खाते हैं उनकी सारी लाइफ इफेक्ट हुई, उनकी वजह से जो बर्ड हैं उस रीजन के, भाई जो फिश खाते हैं, ठीक है, अब वो सारे बर्ड्स जो हैं उन पे इफेक्ट होगा, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और अगर बर्ड्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो भाई वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बर्ड्स पे वैसे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि जो कार्बन जो फाइटोप्लैंक्टन यूज़ कर रहा है तो वो कार्बन साइकिल बैलेंस नहीं हो पाएगा ना, तो कार्बन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, हम अच्छे से जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो वो सारा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। अब पैराबल होता है दैट टू एग्जाम्पल, कि फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल से एक ग्रेट वहाँ पे जो है वो कंपैरिजन किया है एग्जिस्टेंस का, कि कैसे जो है वो
टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखोगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप से जो है वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आज के टाइम का अगर एग्जांपल है तो कोरोना इसका बेस्ट एग्जांपल है। घर में रहेंगे देन वी कैन कंट्रोल इट, अदरवाइज वी कांट कंट्रोल इट, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यू गॉट द थिंग। बेटा नहीं समझ आए तो आप बार बार जो है वो इसे रिवाइंड करके सुन लेना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे वॉक ऑन द ओशियन। थैंक यू सो मच।